दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खत्म हो गया, पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया और उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि रन रेट और स्ट्राइक रेट की चिंता आप सबने छोड़ दी होगी। लेकिन रन रेट और स्ट्राइक रेट को लेकर के आज एक अजीब सा मैच देखने को मिल रहा है। बड़ा दिलचस्प मैच है और उस मैच में लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। कौन कितने विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करता है, इसको लेकर एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 543 मेंबर की लोकसभा है, 200 के करीब विपक्ष के सांसद हैं और उन 200 में 47 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। एक महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा चुकी है, राहुल गांधी की सदस्यता जाके वापस भी आ चुकी है। वहीं राज्यसभा में 45 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। कुल जमा 92 लोग, अभी 92 सांसद सस्पेंड हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलहाल लोकसभा 47-45 के स्कोर के साथ 2 पॉइंट से आगे है, 2 रन उसके पास ज्यादा है सस्पेंशन के मामले में। लेकिन यदि आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट के मामले में राज्यसभा 20 पड़ती है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या 125 के करीब है और उसमें से 45 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं लोकसभा की बात करें तो विपक्षी सांसदों की संख्या 200 के करीब है और वहां 200 में 47 लोगों को सस्पेंड किया गया है। लिहाजा राज्यसभा के सभापति महोदय का स्ट्राइक रेट सांसदों को सस्पेंड करने के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के स्ट्राइक रेट से काफी आगे है। लेकिन क्या यह स्ट्राइक रेट मौजूदा दौर में भारतीय लोकतंत्र में लोक की अभिव्यक्ति की, सवालों को रखने की आजादी को परिलक्षित करता है? कहीं ना कहीं लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का गला घोटने की इस नई परिपाटी को यदि मौजूदा दौर में देखें तो जब 4 महीने लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, उस दौर में 17वीं लोकसभा के इस दौर में सांसदों को निलंबित करने की जो रवायत चल रही है, उस रवायत के बीच सिर्फ लोकसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ही नहीं, बल्कि इस पूरी रवायत और कवायद में ईडी भी अपनी तरफ से बड़ी भूमिका निभा रही है। एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के सस्पेंशन की प्रक्रिया चल रही है, थोक के भाव सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, वहीं थोक के भाव ईडी की तरफ से विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को नोटिस दर नोटिस भेजा जा रहा है। भूपेश बघेल पर ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, महादेव ऐप से को लेकर आरोप लगाए। महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी के नोटिस के बाद बदल गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वहीं इसके आगे देखें तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको भी ईडी का नोटिस गया है। और आज अभी थोड़ी देर पहले जो सूचना आई है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें ईडी ने नोटिस देकर कहा है कि 21 दिसंबर से पहले ईडी के सामने हाजिर होकर सवालों के जवाब दें दिल्ली की कथित शराब पॉलिसी के मामले में। यह मौजूदा दौर में लोकतंत्र का ईडीकरण है। यह मौजूदा दौर में लोकतंत्र का सभापति और अध्यक्ष के माध्यम से सदुपयोग या दुरुपयोग किया जाने वाला मॉडल है। और इस मॉडल को यदि आप देखें तो इस मॉडल में एक चीज साफ दिखती है, सवाल अडानी पे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विरोध में खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी से सत्ता की अक्षमता और सत्ता से जुड़े हुए मुद्दों पर, शासन पद्धति से जुड़े हुए मुद्दों पर, बेरोजगारी और महंगाई पर, इस देश में पब्लिक सेक्टर की स्थिति पर, किसानों की स्थिति पर सवाल पूछा जाएगा तो न प्रधानमंत्री जवाब देंगे और न ही गृह मंत्री जवाब देंगे। संसद के अंदर 3-4 लड़के कैसे घुस गए, किस प्रकार से ऐसी घटना हो गई 13 दिसंबर को, उसके ऊपर गृह मंत्री का वक्तव्य मांगा जाएगा। और उस वक्तव्य को मांगे जाने के बावजूद सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आएगा तो सांसद जब उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद थोक के भाव सांसदों का निलंबन होगा। यही लोकतंत्र की नई रवायत है, जिसमें संसद में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, संसद में रहना है तो अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साध के रहना है, संसद में रहना है तो मौजूदा दौर में आचरण की नई परिभाषा से अवगत होना है। वो नई परिभाषा, जिस नई परिभाषा को देने का काम, गढ़ने का काम रमेश मिधुड़ी जैसे सांसद कर रहे हैं। रमेश मिधुड़ी का आचरण कभी भी दोनों सदन में अध्यक्ष या सभापति को, लोकसभा की बात करें तो रमेश मिधुड़ी का आचरण कहीं से असंसदीय नहीं लगा। वो सदन में बने हुए हैं, लेकिन मनोज झा वो निलंबित हो गए। मनोज झा के साथ साथ जयराम रमेश सस्पेंड हो गए। जयराम रमेश के साथ साथ यदि आप बात करें तमाम बड़े नाम, चाहे वो सुरजेवाला हो
चाहे उसके साथ साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव और राज्यसभा के सांसद केसी वेणुगोपाल हों। लोकसभा की बात करें तो जिन्हें अनऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है, यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल का नेता अधीर रंजन चौधरी भी सस्पेंड हो गए। तो सदन में बचा कौन? राहुल गांधी सस्पेंड होकर वापस आ चुके हैं, वो बचे हुए हैं। राज्यसभा में बचा कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक बचे हुए हैं। लेकिन इन्हें भी क्यों छोड़ा गया, सवाल इस पर उठना चाहिए। और बचे हुए लोगों के निलंबन को लेकर क्या ये सदन, अभी 4 दिनों तक और सदन की कार्यवाही बची हुई है, और इन 4 दिनों में जो बचे हुए सदस्य हैं, विपक्ष के बचे हुए सदस्य, क्या उन्हें भी निलंबित किया जाएगा? सवाल दरअसल ये है कि जिन लड़कों ने, जिन नौजवानों ने सदन में घुसकर उत्पात मचाया, सदन में घुसकर हंगामा किया, उनको पास देने वाले प्रताप सिम्हा, मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ? वो क्यों सस्पेंड नहीं किए गए कि बिना जांच परख के पास क्यों दे दिया किसी को? रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने बेहद ही आपत्तिजनक और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पे बहुत ही घटिया किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हुए सदन में नजर आए थे, और उनके पीछे एक वकील साहब और एक डॉक्टर साहब, दोनों जल्दी ही मार्गदर्शक मंडल का रास्ता पकड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वकील साहब यानी रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर साहब यानी हर्षवर्धन, वो दोनों जब रमेश बिधूड़ी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, दोनों पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। इन तीनों का, रमेश बिधूड़ी, रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन का सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? सवाल बड़ा है। वैसे भारतीय सदन में और संसद में निलंबन की प्रक्रिया बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। राजीव गांधी का एक दौर था, बोफोर्स का मामला था, और बिल्कुल इसी तरह जब लोकसभा का कार्यकाल 4-5 महीने ही बचा हुआ था, यानी जुलाई 1989 में 63 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था, और उसके तत्काल बाद कुछ ही दिनों के बाद 108 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि 1989 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बदल गया, नारा बदल गया। 414 सीटों के प्रचंड बहुमत वाली राजीव गांधी की सरकार जनता के बीच समर्थन खो बैठी और लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के दर्जे तक सीमित होकर रह गई। उसी बोफोर्स से उठी आंधी में भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हो गई। उसी बोफोर्स से उठी आंधी में वाम मोर्चे और बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार भी बन गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री भी बन गए, और भारतीय जनता पार्टी को जो जरूरी ऑक्सीजन मिला वो वहीं से मिला जब 2 से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी 85 लोकसभा तक पहुंच गई। लेकिन 2 से 85, 85 से 119, 119 से 161, 161 से 182 और 182 से फिर 138 से 116 होते हुए फिर 282 और 303 के बहुमत तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी। क्या मौजूदा दौर में इस बात का मुगालता लेकर आई है कि सत्ता में रहने वाला व्यक्ति कभी सत्ता से बाहर नहीं जाता? और लोकतंत्र में इस तरह की बातें करना, जिस दौर में यह कहा जाए कि मौजूदा दौर में इस देश में एक धर्म विशेष का, एक संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एलियनेशन, यानी सत्ता के साथ साथ और व्यवस्था के साथ साथ वो अपने आप को तारतम्य बिठाने की स्थिति में नहीं पाए, तो क्या कहा जाए? वैसे सत्ता और व्यवस्था के साथ सेंस ऑफ एलियनेशन यानी कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार की बू इस देश में नौजवानों को भी आ रही है, इस देश में किसानों को भी आ रही है, और इस देश में महिला पहलवानों को भी आ रही है। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ जब इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को एफआईआर करानी थी उसके कथित गलत आचरण के खिलाफ, तो महज एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें जंतर मंतर जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी। ये इस दौर में व्यवस्था का, चुनावी हिंदुत्व के दौर में व्यवस्था का नया स्वरूप है। आज उपराष्ट्रपति महोदय सदन में सांसदों को उनके आचरण की वजह से निलंबित कर रहे थे। दोष सिर्फ इतना है सांसदों का कि वो मांग कर रहे थे कि सदन में जो उस दिन घटना हुई उस पर गृह मंत्री वक्तव्य दें, और गृह मंत्री का वक्तव्य मांगना यदि इस देश में
यदि सदन के अंदर असंसदीय आचरण है तो भला संसदीय आचरण क्या है? कम से कम यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले छात्र, जो सुभाष कश्यप और एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़कर या हमारी संसद और पार्लियामेंट जैसी किताबें पढ़कर संसदीय आचरण और व्यवस्था की सीख लेते हैं, उस दौर में नए सिरे से नई किताब की जरूरत पड़ेगी। सुभाष कश्यप और लक्ष्मीकांत जैसे विशेषज्ञ अब उनके काम के नहीं रहे। आज की घटना के बाद यही जाहिर होता है। अलग अलग फोरम पर गीता को लेकर तमाम तरह की बातें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ यह भी कह रहे हैं कि वो केंद्र में मंत्री थे और तब उन्होंने इस देश का शासन देखा था 1989-90 के दौर में, सोना गिरवी रखा गया था, तब वो कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री थे। इस पर एक क्लैरिफिकेशन मैं अपनी तरफ से बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि जगदीप धनखड़ साहब उपमंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह सरकार में, और जब देवीलाल की बर्खास्तगी हुई थी उस वक्त उन्होंने उनके पीछे पीछे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और जिस वक्त सोना गिरवी रखा गया था उस वक्त चंद्रशेखर सरकार थी। उस पार्टी में वो थे जरूर, उस पार्टी के सांसद जरूर थे, लेकिन वो मंत्री पद पर नहीं थे। तो कई बार व्यक्ति ऐसे बयान दे देता है तो लोगों को लगता है कि पुरानी बातें बोल देने से यदि कोई झूठ भी परोस दिया जाए तो वो लोगों को हजम हो जाएगा। ये परिस्थितियां हैं, और इस परिस्थितियों में यदि राज्यसभा में और लोकसभा में सांसदों का निलंबन हो रहा है, आचरण के लिए सत्ता के साथ तारतम्य बिठाना, सत्ता से सवाल नहीं पूछना, नए संसद भवन की यही नई परिपाटी है, तो इस नई परिपाटी के साथ कितने लोग तारतम्य बिठा पाएंगे? मनोज झा, सबको पता है, मनोज झा जब बोलते हैं राज्यसभा में तो सबको अच्छा लगता है, तमाम जरूरी मुद्दों पर बोलते हैं। मनोज झा को असंसदीय आचरण के कारण निलंबित किया गया। आज तक कोई यह बता दे कि मनोज झा को असंसदीय आचरण करते हुए सदन में किसी ने देखा हो? वो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, वेल में आते हैं तो भी बहुत शालीनता के साथ आते हैं, सवाल भी उठाते हैं तो बहुत शालीनता के साथ उठाते हैं। अब किसी को ये यकीन नहीं होगा कि जयराम रमेश, मनोज झा जैसे लोग इस सदन में मौजूदा दौर में संसद में सस्पेंड किए जाने के लायक है। अधीर रंजन चौधरी, उनको पिछली बार नोटिस दिया गया था, सस्पेंड नहीं किया गया, इस बार सस्पेंड भी कर दिया गया। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, और लोकसभा अध्यक्षों की अगर भारत में सूची देखें तो जीवी मावलंकर से लेकर जस्टिस के.एस. हेगड़े तक, बलराम जाखड़ से लेकर रवि रे तक, शिवराज पाटिल से लेकर पी.एस. संगमा तक, और इन सब से आगे बढ़कर सोमनाथ चटर्जी से लेकर मीरा कुमार तक, जीएमसी बालियोगी तक, मनोहर जोशी तक, तमाम स्पीकर इस देश के सदन में देखे, तमाम लोकसभा अध्यक्षों को देखा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भूमिका को लेकर यदि विपक्ष के लोगों में असंतोष की भावना होगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए यह बहुत शुभ संकेत नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी बोल रहे थे, किसी मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे और राहुल गांधी का माइक म्यूट हो गया था, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। उसके बाद राहुल गांधी सदस्यता गंवाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सदन में वापस लौटे, उस दौर में भी कई बार यह हुआ कि राहुल गांधी जब बोल रहे होते हैं तो सदन का कैमरा राहुल गांधी की तरफ नहीं बल्कि किसी और तरफ घुमा दिया जाता है। कैमरे पे राहुल गांधी दिखते नहीं है और वो बोल रहे होते हैं। यह भी इस देश के सदन ने देखा, लेकिन उससे भी काम नहीं चला तो मौजूदा दौर में देश की सबसे बड़ी पंचायत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में जो सदस्य बैठे हैं 543 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, और ये 788 सदस्यों की जो संसद है, संसद के दोनों सदन है, इन 788 सदस्यों को यदि बोलने की जगह जयकारा लगाने के लिए रखा जाए तो फिर संसदीय लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बच जाता है। संसद भवन में लोग घुसे, सुरक्षा का मामला है। गोदी मीडिया के तमाम एंकरों को और उनके रिपोर्टर्स को आपने देखा होगा कि मुर्गा छाप पटाखे को लेकर जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं, उसी तरह से एक स्मोक गन को लेकर के वो लड़ रहे थे। दो पत्रकार लड़ रहे, दो एंकर लड़ रहे थे और उनके बीच से कोई तीसरा रिपोर्टर किसी तीसरे चैनल का स्मोक गन लेकर भाग जाता है। वो सब आपने देखा। सदन के अंदर मार्शल की भूमिका निभाने वाले सांसदों को भी देखा कि जो लोग ऊपर से सदन में कूदे, मार्शल समय पर नहीं आए, तो उन लोगों ने खुद मार्शल की भूमिका निभानी शुरू की।
सवाल तो ये उठता है कि सदन में जो लोग कूदे थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा दिए गए पास के बाद कूदे थे, और जब वो कूदे उसके बाद सदन में सही समय पर सदन के अंदर मार्शल नहीं पहुंच पाए। ये किस तरफ इशारा करता है? क्या ये कोई सोची समझी रणनीति थी? मुझे नहीं पता क्या था, देश के अधिकांश लोगों को नहीं पता क्या था, लेकिन सवाल खड़े होते हैं। और इन्हीं सब सवालों पर यदि गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देते जो विपक्ष मांग कर रहा है, तो ये सारे सवाल काउंटर क्वेश्चन के रूप में सदन में सामने आते, पूरक प्रश्न के रूप में सामने आते कि ये घटना क्यों हुई, कि मार्शल समय पर क्यों नहीं आए, पास जिन सांसद ने दिया क्या उन्होंने इसकी तहकीकात की थी, सदन के अंदर उनकी एंट्री हुई तो सुरक्षा जांच कैसे हुई। ये सारे सवाल गृह मंत्री जब जवाब देते तो निकलकर सामने आते, और इसी के लिए गृह मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन मौजूदा दौर में सवाल विहीन लोकतंत्र सत्ता चाहती है, सत्ता को सवाल पसंद नहीं है, चाहे सवाल अडानी के मुद्दे पर हो, हिंडनबर्ग से जुड़े इशू के बाद, चाहे सवाल रफाल के मुद्दे पर रहे हो, चाहे सवाल इस देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे सवाल विवादास्पद कृषि कानून को लेकर हो। उसके लिए 13 महीनों तक किसानों को बैठना पड़ता है, और उसके बाद 700 के करीब किसानों की जान चली जाती है, तब जाकर के उस कृषि बिल की वापसी होती है। वो भी उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस चुनाव पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं खराब ना हो, तब जाकर इस आशंका को दूर करने के लिए विवादास्पद कृषि कानूनों को, तीनों कानूनों को वापस लिया गया। ये इस देश में लोकतंत्र का नया स्वरूप है कि हर चीज चुनावी फायदे से। और जरा सोचिए, जब सदन में सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं है, किसानों को विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव तक 13 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, दिल्ली को चारों तरफ से, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, वहां घेर कर बैठना पड़ता है, लखीमपुर खीरी जैसा कांड होता है, तब जाकर कृषि कानून वापस होते हैं। और इस दौर में यदि सत्ता चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी बीच में कोई उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव ना आ जाए और जनता की मांगों को मानना न पड़ जाए, यानी तानाशाही का पूरा रास्ता खोल दिया जाए, इस व्यवस्था के लिए और इस व्यवस्था से उपजे हुए हालात को देखते हुए आने वाला वक्त कैसा होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सांसद प्रताप सिम्हा, जिनके द्वारा दिए गए पास के बाद ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और उनके सवालों को लेकर के, गृह मंत्री के जवाब को लेकर के, उन्हीं उपजी हुई परिस्थितियों पर गृह मंत्री के जवाब को लेकर जब सदन में मांग की जाने लगी तो 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन प्रताप सिम्हा का कुछ नहीं हुआ। अडानी को बचाने के लिए तमाम तरह के काम होंगे, प्रताप सिम्हा को बचाने के लिए तमाम सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दबाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें होंगी, और जो बचे खुचे टेलीविजन के चैनल थे उनको गोदी मीडिया बनाने के लिए टेक ओवर भी कोई और करेगा। दूसरे मीडिया हाउस जो टेलीविजन चैनल नहीं है उनको भी टेक ओवर करने का काम कोई और करेगा। और जब हिंदुस्तान टेक ओवर के दौर से गुजर रहा है तो इस टेक ओवर के दौर में क्या लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को भी मौजूदा दौर में टेक ओवर कर लिया गया है, और इसी प्रक्रिया के तहत 92 लोगों को निलंबित किया गया है। इंतजार कीजिए, देखिए अगले 4 दिनों में कौन कौन से लेजिस्लेशन आते हैं, कौन कौन से बिल पेश किए जाते हैं, महाराष्ट्र के मामले पर क्या होता है, लोकसभा का चुनाव समय से पहले होता है या समय से होता है, या कुछ फंडामेंटल चीजें जो भारतीय संविधान में है उसमें बदलाव जैसी कोई चीज तो इन 4 दिनों में नहीं होती है, जिसके लिए सस्पेंड किया गया। अरविंद केजरीवाल, कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, और इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक पहले इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण दल के संयोजक को, एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री को, जिसे गृह मंत्री सुपारी जैसी पार्टी इशारों में कहते हैं, उस सुपारी जैसी पार्टी के नेता के पीछे ईडी छोड़ी जा रही है। तो एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन, बचा खुचा काम करने के लिए सीबीआई और इनकम टैक्स, इतने सारे मोहरे जब विपक्ष के खिलाफ छोड़ दिए जाए तो मौजूदा दौर में विपक्ष का आश्रय सिर्फ एक ही जगह बचता है, वो है जनता की अदालत। विपक्ष विहीन लोकतंत्र आने वाले समय में कैसा होगा, इसका भी मजा हो सकता है कि इस देश की जनता को मिल जाए। यदि जनता चाहेगी तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।